तू सौ बुला ले, तू सौ बुला ले। तुम्हारे को कोई बोले आओ बोल के, तुम क्यों आए? तुम पतंग के लिए आए ना, हो गया काम। ओवैसी साहब के जलसों में भीड़ तो बहुत नज़र आती है, लेकिन उनके कैंडिडेट्स को उस तादाद से जो है वोट नहीं मिलते। देखिए, हिंदुस्तान की सियासत पे असरअंदाज होने के लिए आप 288 मेंबरान की असेंबली में अगर 2 या 3 या 4 या 5 सीटें लेकर अगर आप असेंबली में पहुंचते हैं तो वो के ये आपके लिए तो बड़ी कामयाबी है, लेकिन मजमूई सियासत में आपकी हैसियत तो उसके बावजूद भी जो है हाशिए पर रहने वाली होती है कि हम लोग जो है वो अगर 100% भी अगर वोट ओवैसी साहब को दे दें और उन्हीं के कैंडिडेट्स को जिता कर लाएँ तो भी हमारी संख्या जो है वो हाशिए पर ही रहती है। हम जो है कभी मेन स्ट्रीम की सियासत नहीं कर पाएंगे। मुसलमान अपनी ताकत पर तो यहाँ पर राजनीति नहीं कर सकते, ये बात तो बिल्कुल तय है। अगर मुसलमानों ने सिर्फ अपने बलबूते पर सियासत करने की कोशिश की तो वो हमेशा सियासत में हाशिए पे रहेंगे, कभी इख्तिदार की सियासत नहीं कर सकेंगे। इसीलिए तो जो है ऐसी पार्टियों को लोग जो है वोट कटवा पार्टियाँ कहते हैं। ये 5 सीटें जीतेंगे लेकिन 50 सीटों पर जो है वो बीजेपी को जिता देंगे। तो ऐसी 5 सीटों को जीतने का क्या फ़ायदा जहाँ पर आपने जो है 50 मुसलमान कैंडिडेट्स को या अक़लियतों के दोस्त कैंडिडेट्स को जो है हरा दिया। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन IAM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज़ चुनाव में फायर हैं। जितने वो अपनी मीटिंग में गरज रहे हैं उससे ज़्यादा उन्हें सुनने पहुंचने वाली भीड़ बरस रही है। कहीं भगदड़ तो कहीं मंच तक अफरा तफरी का माहौल है। जब से बिहार के चुनाव का रिजल्ट आया और AIM ने वहां 5 सीट जीती हैं, महाराष्ट्र में ओवैसी का क्रेज़ बढ़ गया है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज़ चुनाव में जहां बैरिस्टर ओवैसी जा रहे हैं वहां भारी भीड़ पहुंच रही है। मजमे को एड्रेस करने का अंदाज उनका वही है, लेकिन अक़लियत की सियासत करने वाले दलों पर वो पहले से ज़्यादा फायर हैं। उनकी मीटिंग में नाराए तकबीर और तेरा मेरा रिश्ता क्या की गूंज बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। पहले आपको उनकी मीटिंग्स के नज़ारे दिखाते हैं, उसके बाद इस खबर पर चर्चा जारी रखेंगे। मैं अपने लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं आया हूँ आपके इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए, ताकि जब आपका इत्तेहाद मजबूत होगा और अपने के कोड का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आवाज अकोला की बल्दिया में जाएगी। मेरे को मालूम हुआ कि आज देवेंद्र फडणवीस जी आए थे, अकोला को आए थे, लोगों को बुलाए, तू सौ बुला ले, तू सौ बुला ले, तू सौ बुला ले। तुम्हारे को कोई बोले आओ बोल के, तुम क्यों आए? तुम पतंग के लिए आए ना, हो गया काम। ये मोहब्बत है। दूसरे पार्टी को बोलते तू 5 गाड़ी, 3 गाड़ी, 6 गाड़ी, यहाँ पर सब बोले अपना भाईगाना आने वाले पूरे आ गए। भूल गया भाई, बिल्कुल आप करीब ना आए, करंट लगेगा, करंट का वायर भूल गया यहाँ पे। अल्लाह के वास्ते करना था भाई, मेहरबानी पीछे खड़ो। ओवैसी को सुनने पहुंचने वाली भीड़ से एक बात तो साफ है कि उनमें मुसलमानों की दिलचस्पी बड़ी है। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि वो जिन दलों को जिताने की कोशिश करते रहे हैं उनकी लगातार हार हो रही है। शायद इससे उनमें निराशा पनप रही हो।
वो ओवैसी में नई उम्मीद तलाश रहे हैं। ये भी हो सकता है कि सोच का ही बदलाव छोटे चुनाव तक के लिए हो। ओवैसी के हालिया अंदाजे बयां और भीड़ के जमाव को लेकर और भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ ही देश की राजनीति पर पैनी नज़र रखने वाले एक्सपर्ट इसे लेकर क्या सोच रहे हैं, हमने उनसे ये जानने की कोशिश की। मुंबई में खिलाफत हाउस के सदर सरफराज आरजू सीनियर सहाफ़ी भी हैं, वो क्या कह रहे हैं आपको भी सुनवाते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM जो है बिहार चुनाव के बाद काफी ज्यादा जोश में नजर आ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर की बात करें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार में 5 MLA जीतने के बाद मुंबई और महाराष्ट्र में अपनी किस्मत जो है वो आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि गोवंडी में किस तरीके से उनकी जो रैली है स्पीच के अंदर भीड़ जो है काफी ज्यादा नजर आई। उसके बाद जो है जब अकोला के अंदर वो रैली करने पहुंचे तो भीड़ काफी ज्यादा हुई, वहां पर जो है पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। बिहार चुनाव के बाद जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर ग्राफ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ग्राफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साथ मशहूर पत्रकार सरफराज आरजू मौजूद है, जो पहली नज़र रखते हैं तमाम सियासी समीकरण पे और तमाम चीज़ों पे, उन्हीं से बात करते हैं। सरफराज आरजू जी, किस तरीके का लग रहा है आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार चुनाव के बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो उनके जलसों में नज़र आ रही है? मैंने तो एक बात हमेशा नोट की है कि ओवैसी साहब के जलसों में भीड़ तो बहुत नज़र आती है, लेकिन उनके कैंडिडेट्स को उस तादाद से जो है वोट नहीं मिलते, उस रेशियो से वोट नहीं मिलते। और ये जो है बात बड़ी फ़िक्र की है। फ़िक्र की इसलिए है क्योंकि लोग जो है असदुद्दीन साहब की तकरीरों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, उनके अंदाज़े तकल्लुम को जो है उसको जो है उससे महसूस होने के लिए जो है उनके जलसों में चले तो आते हैं, लेकिन उसके बाद वो घर जाने के बाद जो है वो असदुद्दीन साहब की पार्टी के उम्मीदवारों की उस तरह हिमायत करते हुए नज़र नहीं आते जिस तरह असदुद्दीन साहब की मौजूदगी में वो पार्टी की हिमायत करते हुए पार्टी से जुड़े हुए नज़र आते हैं। तो ये बड़ी फ़िक्र की बात होती है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले इलेक्शन में हमारे यहाँ से बम्बई के में उनकी जो जलसे हुए उसमें हज़ारों की तादाद में, बल्कि सबसे कामयाब तरीन जलसे जो हुए ओवैसी साहब के जलसे हुए, लेकिन उसी हलके में जो है उनके उम्मीदवार को जो है 5000 वोट मिलते हैं, 3000 वोट मिलते हैं, बहुत मुख्तसर तादाद में वोट मिलते हैं। तो ये जो तफावत है, इसको दूर करने का जो है कोई सिस्टम अगर हो तो मैं समझता हूँ कि पार्टी जो है वो अपनी अहमियत को मनवा सकेगी और हिंदुस्तान की सियासत पर असरअंदाज हो सकेगी। देखिए, हिंदुस्तान की सियासत पे असरअंदाज होने के लिए आप 288 मेंबरान की असम्बली में अगर 2 या 3 या 4 या 5 सीटें लेकर अगर आप असम्बली में पहुंचते हैं तो गो के ये आपके लिए तो बड़ी कामयाबी है, लेकिन मजमूई सियासत में आपकी हैसियत तो उसके बावजूद भी जो है हाशिए पर रहने वाली होती है। आप 288 की असम्बली में जो है अगर 5 MLA ले आए तो आपके हिस्से में क्या आएगा, आपको क्या मिलेगा, आपको सत्ता में भागीदारी कहाँ मिलेगी। तो ये जो डिफ़ेक्ट है वो इसलिए है क्योंकि ओवैसी साहब जो है अपनी सारी तवज्जो जो है वो अक़लियतों के वोट्स पर लगाते हैं, और अक़लियतों की तादाद जो है वो यकीनन अक़लियत है। वो पूरे महाराष्ट्र के आप असम्बली के हलकों का अगर आप जायज़ा लें तो उसमें मुश्किल से 10 या 12 हलके ऐसे नज़र आते हैं जहाँ सिर्फ आप अक़लियतों के वोटों पर जो है जीत सकते हैं, और अक़लियतों के वोटों पर भी उस वक्त जीत सकते हैं जब वो तमाम वोट यकतरफ़ा आपको मिलें। वहाँ भी जो फूट फाट होती है, वहाँ भी जो तक़सीम होती है, वहाँ भी जो वोटों का बिखराव होता है, वो कभी जो है वो आपको जिसको कहें ना कि आपका वोटों पर कोई इजारा कायम नहीं रह सकता। तो ये जो डिफ़ेक्ट है, इस डिफ़ेक्ट को दूर करने के लिए ओवैसी साहब को जो है, मैं अल्लामा इक़बाल का एक शेर उनके नज़र करूँगा कि जमहूरियत वो तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो जहाँ जिसकी गिनती भारी होगी उसकी संख्या जो है वही जो है नज़र में आएगी और वही जो है इक़्तिदार में नज़र आएगी। ये बात चल रही कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की नुमाइंदगी जो है वो करते हुए नजर आए, जैसे बिहार के अंदर 5 सीट जीत गए, और अभी यूपी और बंगाल में भी चुनाव है, तो इनका फैक्टर यही रहता है कि मुसलमानों के जो वोट बैंक है। तो क्या लगता है आपको कि अगर मुसलमान जो है इस तरीके की राजनीति के साथ जा रहा है, क्योंकि देश के जो हालात है वो हालात को देखते हुए भी बहुत सारे जो MPs है, MLAs है, वो भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवैसी को लेके कितना फ़ायदा और कितना नुकसान कम्युनिटी के लिए है?
अब मैंने कहा ना कि हम लोग जो है वो अगर 100% भी अगर वोट ओवैसी साहब को दे दें और उन्हीं के कैंडिडेट्स को जिता कर लाएँ तो भी हमारी संख्या जो है वो हाशिए पर ही रहती है। हम जो है कभी मेन स्ट्रीम की सियासत नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह यह है कि आप जो है सिर्फ मुसलमानों के वोटों पर जो है इन्हिसार करते हैं और सिर्फ मुसलमानों का वोट जो है वो आपको महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, किसी भी रियासत में जो है, आप केरला को इस तस्नीयात में शामिल कर सकते हैं। एक आध मगरबी बंगाल के भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुसलमानों के वोट जो है फैसला कुन होते हैं, लेकिन बाकी पूरे हिंदुस्तान में तो आप सियासत से टोटली आउट हो गए ना। बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद भी आपके वहाँ पर वक़्त क्या है? आप यूपी में अगर कुछ सीटें जीत कर भी आ गए तो वहाँ भी आपकी औकात क्या रह जाती है? यही सिचुएशन महाराष्ट्र में, आप महाराष्ट्र में भी 4-5 सीटें जीत, तो कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी अगर आपने जो है कुछ बहुत ज़्यादा तीर मार लिया तो 10-12 से ज़्यादा थोड़ी आ सकते हैं। आपने जैसे बात किया यूपी की, यूपी और मगरबी बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं और ओवैसी जो है बिहार चुनाव के बाद ज़्यादा उत्साहित है कि ये दोनों राज्यों में जो है उनको कामयाबी मिलेगी। मुसलमानों की राजनीति करना या मुसलमानों की रहबरी करना, एक ऐसा वक्त आ चुका है कि मुसलमानों को अपना लीडर चाहिए। इस तरीके की राजनीति जो है उसको बढ़ावा मिल सकता है आने वाले वक्त में। मुसलमान अपनी ताकत पर तो यहाँ पर राजनीति नहीं कर सकते, ये बात तो बिल्कुल तय है। चाहे वो कोई भी रियासत हो, चाहे वो कोई भी पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे वो कोई भी असेंबली का इलेक्शन हो, अपनी ताकत पे तो मुसलमानों को जो है अपने लिए नए हलीफ तलाश करने की ज़रूरत है। और ये नए हलीफ जो हैं उसके हम ख्याल पार्टियों में, हम ख्याल जहन रखने वाले लोगों में ही ये नए हलीफ मिल सकते हैं। आप दूर क्यों जाते हैं? बीजेपी को देखिए ना, बीजेपी भी तो अपने लिए हलीफ तलाश करती है। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी, तमाम वसाइल पर कब्ज़ा करने के बावजूद भी उसको जो है छोटी छोटी पार्टियों के साथ जो है वो समझौते करने पड़ते हैं ताकि उनका वोट भी जो है वो बिखरे नहीं और वो भी जो है उनके कब्ज़े से बाहर ना जाए। तो जब बीजेपी जैसी पार्टियाँ जो हैं हलीफ तलाश कर लेती हैं अपने लिए, तो मुसलमान किस बुलावे में बैठा है कि उसको जो है लोग जो है बाहर से आएंगे और उसकी जो है नैया पार लगाएंगे? मेरी नज़र में जो है इसके इम्कानात बहुत कम हैं। और अगर मुसलमानों ने सिर्फ अपने बलबूते पर सियासत करने की कोशिश की तो वो हमेशा सियासत में हाशिए पे रहेंगे, कभी इख्तिदार की सियासत नहीं कर सकेंगे। बीजेपी की मुखालफत में बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं जो मुसलमानों के मुद्दे और बात करते हैं और ओवैसी भी उनके साथ करते हैं, तो कितना डैमेज कर पाएंगे इन लोगों को? अब इसीलिए तो जो है ऐसी पार्टियों को लोग जो है वोट कटवा पार्टियाँ कहते हैं। ये 5 सीटें जीतेंगे लेकिन 50 सीटों पर जो है वो बीजेपी को जिता देंगे और उतनी सीटों पर जो है सेक्युलर पार्टियों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसी 5 सीटों को जीतने का क्या फ़ायदा जहां पर आपने जो है 50 दूसरे मुसलमान कैंडिडेट्स को या अक़लियतों के दोस्त कैंडिडेट्स को जो है हरा दिया। तो ये तो सियासत मनफी सियासत हुई ना, पॉजिटिव सियासत नहीं है। पॉजिटिव सियासत तो ये है कि आप 5 सीटें अपनी भी जीतें और 50 दूसरों की भी सीटें जीता कर दिखाएं, तब जाके जो है आप जो है एक मूवमेंट में और एक लहर का जो है हिस्सा बन सकते हैं। वरना आप हमेशा जो है इक़्तिदार के बाहर रहेंगे और आप जो है हमेशा छोटे मोटे ओहदों के लिए जो है मारामारी करते हुए नज़र आएंगे, हमेशा लड़ते हुए नज़र आएंगे। आज देश का जो हालात है, ऐसा लगता है आपको कि मुसलमानों की लीडरशिप होनी चाहिए, इसके अंदर आप क्या सोचते हैं? मेरा तो ख्याल ये है कि मुसलमानों की लीडरशिप के मायने ये नहीं कि आप सिर्फ मुसलमानों की ही बात करें। मुसलमान लीडरशिप को जो है पूरे मुल्क की बात करना चाहिए, तमाम तबक़ात की बात करना चाहिए, तमाम मसाइल की बात करना चाहिए। क्या हमारे बरादरान वतन तमाम तकालीफ से दूर हो गए? क्या उनके तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो गए? कभी हमारे मुस्लिम लीडर जो हैं वो उनके इश्यूज़ पर बात क्यों नहीं करते? वो उनके मामलात को जो है उजागर क्यों नहीं करते? तो लीडरशिप जो है वो सिर्फ अगर आपने अपने आप को एक महदूद दायरे में रखा तो आप कभी जो है बड़े लीडर नहीं बन सकते। आपको नेशनल इश्यूज़ जो हैं वो उनको जो है एड्रेस करना होगा और आपको जो है अपने बरादरान वतन के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो है पहल करना होगी। तभी जाकर आप उनका एतमाद हासिल कर सकेंगे, तभी आप उनको जो है अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकेंगे।
बहरहाल बातचीत का लबुलुआब यही निकला कि जिस तरह से मुसलमानों के बीच सोच में बदलाव दिख रहा है, लॉन्ग टर्म का सियासी फ़ायदा कम, मायूसी का दखल ज़्यादा है। अब इसके क्या नतीजे आएंगे उसके लिए इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।